तो देखो यहाँ पर एक हमारे पास एग्जांपल है, इसमें एक हमारे पास कस्टमर टेबल है, एक है प्रोडक्ट टेबल और एक है सेल्स टेबल। अब तीन टेबल का डाटा आपस में कनेक्टेड है। आपको क्या करना है कि सेल्स आईडी के आधार पे कस्टमर का नाम लाना है निकाल के। अब ये दोनों डाटा एक टेबल में नहीं है, तो कैसे आएगा? तो आज के सेशन में हम लोग सीखेंगे कि दो टेबल से डाटा कैसे निकलता है। इसको बोलते हैं नेस्टेड लुकअप। अगर नॉर्मली आप देखो इस सवाल को, तो जिसकी सेल्स आईडी S6 है उसका नाम रानी निकल के आया कैसे होगा? सबसे पहले इस टेबल पर एक लुकअप लगा, सेल्स आईडी के आधार पे कस्टमर की आईडी को निकाला गया, निकल गई होगी C3। उसके बाद कस्टमर टेबल के ऊपर भी एक लुकअप लगा होगा, जहां पर कस्टमर आईडी के आधार पर नाम को ढूंढा गया होगा और इसी वजह से ही निकला है। तो दो लुकअप लगेंगे, कैसे लगेंगे देखो। सबसे पहले हम सेल्स आईडी के आधार पर कस्टमर की आईडी निकालेंगे, जैसा अभी देखा। तो हमने लगा दिया वी लुकअप, ये हो गई हमारी लुकअप वैल्यू, और इसके बाद ये हो गया हमारा टेबल। ठीक है, अब इस टेबल में से जो कॉलम हमें चाहिए वो हो गया 3 नंबर, और अंत में लगाएंगे फॉल्स। आप जैसे एंटर करेंगे आपको कस्टमर की आईडी मिल जाएगी, मिल गई। अब आपने यहाँ पे जो भी फॉर्मूला लगाया है उसको ना कॉपी करके अपने पास रख लेना। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, आपको जब भी इस फील्ड की जरूरत होगी ना तो वो फॉर्मूला पेस्ट कर देना। उस फॉर्मूले को पेस्ट करने का मतलब है वो C3 बन जाएगा अपने आप। ठीक है, तो हमें कस्टमर का नाम निकालना है, तो मैंने लिखा वी लुकअप, मेरी लुकअप वैल्यू हो गई ये वाली। तो मैं इसको रेफरेंस में यहाँ दूंगा नहीं, मैं पेस्ट कर दूंगा, ऐसे ऑटोमेटिकली C3 बनेगा यहाँ पे। अब हम कॉमा लगाकर ये टेबल पिक करेंगे, क्योंकि हमारे पास कस्टमर की आईडी है और हमें कस्टमर का नाम निकालना है, तो मैं यहीं पे जाऊंगा। जिस फील्ड को मैं निकालूंगा उसका नंबर है 2 लिख देंगे, और लास्ट में फॉल्स लिखते ही हैं। आप एंटर करोगे आपको नाम मिल जाएगा। इसकी जरूरत नहीं है, इसको डिलीट कर सकते हो आप, और ये परफेक्टली काम करेगा। देखो अब आपके लिए यहाँ पर होमवर्क क्या है, सेल्स आईडी के आधार पे प्रोडक्ट का नाम निकालना है। ये आपके लिए क्या हो गया, होमवर्क हो गया। घर से जाके निकाल के देखना। अभी मेरे को यहाँ पे कंफर्म करो कोई डाउट या कोई क्वेश्चन है इस पे। इसी कॉन्सेप्ट को क्या कहते हैं हम लोग, डब्ल्यू लुकअप, क्योंकि इसमें लुकअप के अंदर लुकअप आ गया है। कई लोग उसको नेस्टेड लुकअप भी कहते हैं। वे लुकअप के अंदर लुकअप का आना नेस्टेड लुकअप कहलाता है। तो ये टॉपिक यहाँ कवर होता है। अब आता है हमारे पास एक अगला टॉपिक जिसका नाम है फिल्टर। देखो यहाँ पर एक बात ध्यान रखना, जितने भी लुकअप फंक्शन आप लगाते हो, जैसे यहाँ पर आपने लुकअप फंक्शन लगाया आईडी के आधार पर नाम निकालने के लिए, तो जो लुकअप वैल्यू होती है वो यूनिक होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए वो? जैसे एस आई डी के आधार पर नाम निकालने के लिए बोला गया, किसी ने आपको ये नहीं बोला कि नाम के आधार पर आईडी बताओ, निकलेगा ही नहीं, क्योंकि नाम जो है रिपीट हो सकते हैं, तो कोई नहीं देगा आपको। ऐसे किसी बैंक में जाते हो और बैंक में कहते हो मेरा बैलेंस बताओ, तो वो तुमसे ये नहीं कहेंगे तुम अपना नाम बताओ, क्योंकि तुम्हारे जैसे नाम के बहुत सारे कस्टमर होंगे, तो वो तुमसे ऐसी वैल्यू पूछेंगे जो यूनिक होती है। ये कॉमन सेंस होता है, इसको सेंस बोलते हैं, सेंस ऑफ ह्यूमर बोलते हैं, इसको मैच्योरिटी बोलते हैं। जैसे जैसे आप बड़े होते हैं बेटा तब पैदा होती है चीजें, मेरे कहने से नहीं होंगी। हाँ, लेकिन आप लोग कई बार ऐसे सवाल कर जाते हो तो मेरे को डाउट हो जाता है, मैच्योरिटी में अभी टाइम है, इसीलिए मैंने ये बात बताई आपको अभी। ठीक है, लुकअप वैल्यू हमेशा कौन सी होती है, यूनिक होती है, ये याद रखना। कभी कल को कोई इंटरव्यू और उसमें पूछे हाँ बेटा नाम से तू कोड निकाल देगा, हाँ जी निकाल दूंगा, भावना में बह जाओ कहीं, नहीं निकलेगा। ठीक है, अगर आपने यहाँ ट्राई कर दिया ना नाम से कोड निकालने का, तो नाम तो राज नाम के इसमें 3-4 रिपीट हो रहे हो, तो हमेशा पहले वाले का ही निकालेगा। और जबकि वो बंदा तुमसे क्या चाहता है, भाई मैंने तुम्हें राज नाम दिया, इसके जितने भी कोड है सबके दो मेरे को कोड।
राज नाम की जितनी भी आईडी दो मेरे को, सबकी दो, सबका डाटा आना चाहिए। बैंक में ऐसे ही होगा ना, अगर मैं किसी बंदे का डाटा ढूंढूंगा गोपाल का, तो गोपाल के नाम के जितने भी खाते होंगे सारी डिटेल आनी चाहिए। तो वी लुकअप से ऐसा नहीं निकलता, एक ही निकलता है पहला वाला। अगर आप नाम से कोई चीज ढूंढोगे तो पहला रिकॉर्ड राज यहाँ मिला यही निकलेगा, नीचे वाला नहीं निकलेगा। ठीक है, तो इस तरह का सवाल कैसे किया जाता है आज आपको बताते हैं। इस तरह का सवाल कैसे करना है, देखो मेरे पास यहाँ पर ये डाटा है, ओके भाई, और किसी ने आपको बोल दिया कि किसी सिटी का नाम आप यहाँ लिखो और उस सिटी में जितने भी एम्प्लॉय रहते हैं उन सबका डाटा यहाँ लेकर आओ। तो यहाँ पे ध्यान रखना कि आपको एक ऐसी वैल्यू दी गई है जो यूनिक नहीं है। क्या नहीं है वो? यूनिक नहीं है। तो ऐसे केस में लुकअप फॉर्मूला कभी नहीं लगता, तो इस सवाल को लुकअप फॉर्मूले से नहीं निकालना है। तो यहाँ पर लगेगा फिल्टर। क्या लगेगा? फिल्टर यही तो लगता है, जब एक जैसी वैल्यू बहुत सारी होती है कंडीशन लगा के निकालते हैं, तो फिल्टर लगेगा। चलिए निकालते हैं। सबसे पहले जो जो फील्ड आपको निकालनी है उनकी हेडिंग यहाँ पे बना लो। अब यहाँ पे फॉर्मूला लगाओ, फिल्टर एरे मतलब डेटा, ये हो गया डेटा। इसमें मैंने हेडिंग क्यों नहीं सिलेक्ट करी? क्योंकि हेडिंग मैंने ऑलरेडी लिख ली। उसके बाद कंडीशन, इंक्लूड मतलब कंडीशन। तो कंडीशन क्या दूंगा मैं ये सारी सिटी लूंगा और इनको कंपेयर करूंगा इकलौती इस वाली सिटी से। अब ये चेक करेगा इस सिटी को, देखो जहां पे भी उसको गुड़गांव में मिल गया वो रिकॉर्ड पूरा उठा के ले आएगा, वो रिकॉर्ड पूरा का पूरा उठा के ले आएगा, मैच करता रहेगा। अभी देखिए मैं एंटर करूंगा, एक गुड़गांव के दो रिकॉर्ड थे, दोनों आ गए। अब अगर मैं यहाँ सिटी चेंज कर दूं तो जो सिटी मैंने डाली होगी उसका डेटा आ जाएगा। तो इस तरीके से आप ला सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे लुकअप फॉर्मूला नहीं लगेगा। कोई डाउट है यहाँ पे किसी को? 8 पोजीशन हो गई A2 की, तो इसको आपने मैन्युअली काउंट किया, इसको हम फॉर्मूले से काउंट कर सकते हैं। क्या था फॉर्मूला? पोजीशन निकालने के लिए कल आप लोगों को फॉर्मूला सिखाया था। लगाओ इसको, आज तुम लोग लगा के दिखाओ। मैच आगे निकल गया, खत्म। अब क्या पूछ रहा है, पढ़ो। कॉलम नंबर, कॉलम क्या है? सिटी। नंबर बताओ कितना आएगा सिटी का, तो उसको खुद से ना निकाल के फिर से क्या करो, आया समझ? खत्म, फॉर्मूला खत्म, मार दो एंटर। आगे उत्तर। अब आप क्या करना चाहते हो, खींच के उत्तर निकालना चाहते हो, और जब भी किसी एक वैल्यू एक फॉर्मूले को लगा के ड्रैग किया जाता है तो लॉकिंग का ध्यान रखना होता है, रेफरेंस। समझ आ रहा है कुछ? कभी उसको निकाल के ड्रैग मार दो डायरेक्ट, रेफरेंस का ध्यान रखना है। तो रेफरेंस पर आ जाते हैं। आपने यहाँ पर सिलेक्ट की है रेंज, ये दिख रही है रेंज है, रेंज समझ में आता है? रेंज को करते हैं एब्सोल्यूट लॉक। एब्सोल्यूट लॉक मतलब सारा लॉक, जहां जहां पे रेंज है उसको क्या करोगे आप, एब्सोल्यूट लॉक करोगे। ये समझ में आ गया? और जो सिंगल वैल्यू होती है उस पर ध्यान देना है, उसमें से एक चीज लॉक होती है। यहाँ पर सिंगल वैल्यू ये है G4। G4 क्या है ये, इसको क्या बोलते थे, रो। रो में क्या लॉक होगा, कॉलम। कॉलम लॉक होगा, कॉलम लॉक करो इसका बस। और ये क्या चीज है H3, कॉलम। कॉलम में क्या लॉक होगा, रो लॉक होगा। हो गया? और ये भी तो रेंज है, रेंज को पूरा लॉक करो। बस इन चीजों का ध्यान रखा तो कहाँ एरर आएगा। अब पकड़ के खींचो खांचो, जो तुम्हें करना है कर लो। क्या आ गया उत्तर? अब तुम्हें किसी और का निकालना है, निकाल लो। E3 का भी चाहिए, E1 का चाहिए तुमको, E8 का चाहिए, किसी का भी ले लो। क्या करना है, खींचना है। सो इट्स कंप्लीट। तो यहाँ पर आपके सारे के सारे फॉर्मूले एक्सेल के खत्म हो जाते हैं। किसी को कुछ पूछना है, डाउट तो पूछ सकता है, खत्म है। तो सबसे पहला टॉपिक है कंसोलिडेट डेटा। सबसे पहले इसका
सैंपल डाटा खोलते हैं। देखो कंसोलिडेशन का मतलब क्या होता है। कंसोलिडेशन का मतलब होता है जब आपके पास डाटा अलग अलग टेबल्स में हो, उन सभी टेबल को कंबाइन करके एक फाइनल रिपोर्ट बनानी हो, उसी को कंसोलिडेशन कहते हैं, नथिंग एल्स। ठीक है, अब आप देखिए मेरे पास एक डाटा मुंबई का यहाँ पड़ा हुआ है, गुड़गांव का यहाँ पे है, नोएडा का यहाँ पे। अब इन तीनों की एक फाइनल रिपोर्ट हमें बनानी है जिसमें हमें बताना है कि कीबोर्ड टोटल कितने हैं जनवरी की सेल्स, कीबोर्ड टोटल कितने हैं फरवरी की सेल्स। तीनों को मैनुअली कनेक्ट करना मुश्किल होगा, एक तरीका हम यूज करेंगे जो तुरंत हो जाएगा। ठीक है, अब ये करना कैसे है, आपको जहां पे भी रिपोर्ट बनाना है पॉइंटर रख लो, ये हमने पॉइंटर रख लिया। उसके बाद आपको जाना है डाटा में, यहाँ मिलेगा कंसोलिडेट, यहाँ पे जाने के बाद एज अ रेफरेंस आपको लेना है मुंबई और ये डाटा सेलेक्ट कर दो, इसको यहाँ पे ऐड कर दो और इसके ऊपर जो टॉप की रो है ये एज अ लेबल वर्क करेगा, लेबल पे क्लिक कर दो और ये लेफ्ट का कॉलम है, लेबल की तरह काम करना चाहिए। तो यूज अ लेबल, लेबल का मतलब आपकी जो रिपोर्ट बनेगी उसमें वो हेडिंग बन के आ जाएगी, एज अ लेबल बन के आ जाएगा। अब आप चाहते हैं कि ये डाटा आपके रिपोर्ट से कनेक्ट रहे तो इसको ऑन कर देना, ठीक है, कनेक्ट रहेगा। अब हम लेते हैं अपना दूसरा डाटा, तो दूसरा डाटा उठाया हमने गुड़गांव, इसको भी ऐड कर दीजिए। ऐसे ही तीसरा डाटा लीजिए, तो ऐसे कितना भी डाटा हो कोई टेंशन नहीं है। डाटा लेने के बाद ओके करना है, रिपोर्ट तैयार हो गई, देखो मिनटों में रिपोर्ट बन गई। अब मैं आपको वेरीफाई करा देता हूँ, लैपटॉप की मार्च की सेल 24 है, चेक करते हैं। लैपटॉप 9 यहाँ पे है, 9 और 10 19 और 5 24। मैंने इसको चेंज किया, 25 हो जाना चाहिए, ये 25 हो गया, समझ गए। तो इसको हम क्या बोलते हैं, कंसोलिडेशन। ये खत्म होता है। तो देखो सिनेरियो मैनेजर क्या होता है, ये जो सिनेरियो मैनेजर का टॉपिक है, गोल सीक का टॉपिक है, ये एक्चुअली मैनेजमेंट से रिलेटेड होते हैं, जैसे सेल से रिलेटेड हो गए, परचेसिंग डिपार्टमेंट से रिलेटेड हो गए, ठीक है, मैनेजमेंट से रिलेटेड हो गए, तो ये तीनों के तीनों टॉपिक वहीं पे काम आते हैं। नॉर्मल प्रोसेस में इन्हें यूज नहीं करते हैं। तो एक एक करके इनको देखते हैं। पहला टॉपिक है सिनेरियो मैनेजर। सिनेरियो मैनेजर क्या होता है पहले समझो। सिनेरियो मैनेजर की हेल्प से आप रिपोर्ट बनाते हो कुछ ऐसी जिसमें अलग अलग इनपुट आप रिकॉर्ड कर सकते हो, रिपोर्ट बनाने के लिए अलग अलग इनपुट आप क्या कर सकते हो, रिकॉर्ड कर सकते हो। जैसे मैंने आपसे कहा, आपने टाइम टेबल बनाया एक, जिसमें आपने पढ़ाई को एक एक घंटे का टाइम दिया, ठीक है, खेल कूद को आधे आधे घंटे का टाइम दिया, बनिया एक रिपोर्ट बनी होगी, कुछ तो बनी होगी। अब मैं चाहता हूँ कि एक और रिपोर्ट बनाऊं, इनपुट अलग होगा तुम्हारा, इस बार खेल कूद को आधे घंटे का टाइम, पढ़ाई लिखाई को 2-2 घंटे का टाइम। तो इस तरीके से 3-4 रिपोर्ट आपने बनाई, इनपुट अलग अलग हुआ। तो अभी आप जो बनाते होंगे तो हर बार एक नया नया टेम्पलेट बनाते होंगे, एक का बनेगा, फिर दूसरे का बनेगा, तीसरे का बनेगा, चौथे का बनेगा। इन चारों रिपोर्टों को एक साथ कैसे बनाओगे, यानी चारों रिपोर्ट एक रिपोर्ट में कैसे आएंगे, ये हमें करना है। अब देखो ये हमारे पास एक डाटा है, कंपनी है, ये जनरेटर बनाती है, ये इसकी लागत है और इतने में सेल हो जाता है, ये क्वांटिटी है जितनी बिकती है, ये होने वाला प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट ये रहा। अब आपको क्या करना है कि कंपनी का रिवेन्यू बढ़ाना है। आप लोगों के सामने टारगेट है कि कॉस्ट प्राइस में बदलाव करके, क्या करके, कॉस्ट प्राइस में बदलाव करके। अब आप कॉस्ट प्राइस में बदलाव कैसे करोगे, अगर आप परचेसिंग डिपार्टमेंट में हो तो बताओ, अगर आप परचेसिंग डिपार्टमेंट में हो तो कॉस्ट प्राइस में बदलाव कैसे कर सकते हो। चलो अब अपने दिमाग से खुद नहीं लग रहा ना, इसी को ही बोलते हैं, थोड़ा टाइम लगेगा। ये बिल्कुल बेसिक चीजें हैं जिनके लिए पढ़ाई लिखाई की, जो ग्रेजुएशन हो गया ना सबका, +2 हो गया, नॉर्मल परचेसिंग समझते हो क्या होता है, खरीदना। मैंने कहा इसमें चेंज करने हैं, तो अगर आप परचेसिंग डिपार्टमेंट तो इसमें चेंज कैसे आएगा, जब आप ट्रेडिंग किसी एक ट्रेडर से ना करके दूसरे से लोगे,
आप परचेसिंग डिपार्टमेंट हो ना, कच्चा सामान तुम खरीदते हो ना, तो इसमें बदलाव कैसे आएगा? अगर आप एक दुकान से ना खरीद के दूसरे से पता करो, क्या पता उसके रेट में बदलाव हो। अभी सबको समझ में आ गया, ये अपने आप से हिट नहीं होता है। अब यहाँ से निष्कर्ष ले लो किताब में, मेरी कई बात झूठी नहीं होती बेटा, मेरी कई बात झूठी नहीं होती। तुम यकीन नहीं हो रहा, थोड़ी देर के बाद हो जाएगा। पीछे लिख सकते हो, तुमको लिखना है किसी को। भविष्य में कभी भी सवाल बदल के आया ना, तुम लोग कर नहीं पाओगे, मुझसे लिखवा लो आज। बुरी लग रही है बात, लेकिन ये सच है, क्योंकि उनको करने के लिए सोचना पड़ता है, वो सोचते नहीं हो तुम। कोई नहीं सोचता ना ऑनलाइन ऑफलाइन। और मैंने कोई ऐसी हवा में तीर नहीं मारी, ऑन रिकॉर्ड बोला है, कभी भी सुनोगे तो सुन लेना। जब भी सवाल सेम सवाल आएगा तुम पे, बदल के आएगा, होगा नहीं तुमसे। जब भी तुम्हारा मन करे ना, सर डेमो देना एक, सर एक डेमो चाहिए, मैं तुमसे सेम सवाल करूंगा, तुमसे होगा नहीं, क्योंकि रूप बदल के आएगा। रूप बदल के आएगा तो तुम सोच ही नहीं पाते हो। परचेसिंग डिपार्टमेंट है, वो क्या करेगा? जिस ट्रेडर से सामान खरीदा उससे ना करके दूसरे से खरीदेगा, दूसरे से ना खरीदे तीसरे से खरीदेगा, अलग अलग रेट आएंगे, उससे अपने बॉस को बता देगा भैया इससे मत खरीदो, इससे खरीदो, प्रॉफिट हो जाएगा। यही तो है कहानी सारी। तो उसको अलग अलग क्या चाहिए? इनपुट चाहिए, ट्रेडर 1 का, ट्रेडर 2 का, ट्रेडर 3 का। अब यहाँ दिक्कत क्या है कि वो जो इनपुट यहाँ पे रिकॉर्ड करेगा, तो यहाँ पर एक समय पर एक ही इनपुट रिकॉर्ड होगा। एक साथ यहाँ पर मैं साइलेंट जनरेटर की 4 वैल्यू कैसे डालूं? डलेंगे ही नहीं। समझ रहे हो बात? एक ही डलेगी, 4 डलेंगे नहीं। तो इसी चीज को यहाँ पर पूरा करने के लिए, इसको कंप्लीट करने के लिए एक्सेल हमको एक फीचर देता है, सिनेरियो मैनेजर। इसी को करता है वो, यही है उसका काम। अलग अलग इनपुट डाल के अपनी रिपोर्ट देख सकते हो आप, कि अगर मैं मोहनलाल से सामान खरीदता तो ये बनता, और सोहनलाल से खरीदता तो ये बनता, ओमी प्यारे से लेता तो ये बनता। समझ बात? तो वहां पे काम आता है। अब देखो कैसे करना है इसको। डेटा में जाइए, व्हाट इफ एनालिसिस में जाइए, इसमें 3 फीचर्स होते हैं। सिनेरियो मैनेजर पे क्लिक कर दीजिए, ऐड पर क्लिक कीजिए, जिससे आप सामान खरीदने वाले हैं उसका नाम लिखिए। उसका नाम था ओमी प्यारे, और यहाँ पे वो सेल्स बताइए जहां पर आपको इनपुट कराना है। इनपुट कराना है इन 4 सेल्स में। अब जो वैल्यू ओमी प्यारे आपको दे रहा है रिकॉर्ड कर लीजिए, रेट देगा, फोन पे देगा, जाकर देगा, आप लिख दीजिए। जैसे उसने पहले प्रोडक्ट का रेट दिया 3100, अगले का दिया 1600, नेक्स्ट वन का 4800, और नेक्स्ट वन का 10,100। ऐसे ही दूसरे का रिकॉर्ड कर लीजिए, ट्रेडर नंबर 2 जिसका नाम था मोहनलाल। चेंजिंग सेल्स आपके सेम रहेंगे, ओके करना है और काम को अंजाम तक पहुंचाना। अगली वैल्यू आपने डाली 2900, 1700, 4900, 9900। ऐसे ही तीसरे ट्रेडर का रेट भी ले सकते हैं आप, जिसका नाम था सोहनलाल। ओके करेंगे, उसके रेट दर्ज करेंगे, 3100, 1900, 4500, 9900। ओके करेंगे, सभी दर्ज हो चुके हैं इंपॉर्टेंट इनपुट्स। अब आपको समरी पे क्लिक करना है फॉर गेटिंग द रिपोर्ट्स। समरी पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको लेना है फाइनल आउटपुट। यहाँ पर वो सेल सेलेक्ट करें जहाँ पर आपको फाइनल आउटपुट मिलेगा। फाइनल आउटपुट होगा ये, यही बताएगा आपको लॉस प्रॉफिट। इसके बाद करना है ओके, रिपोर्ट तैयार है। कितना देर लगा? आप रिपोर्ट को पढ़ना सीखे। करंटली जहां से सामान खरीदोगे उनका कॉस्ट है, और होने वाला प्रॉफिट यहाँ पर है। अभी आप नीचे देखिए, जिसका ज्यादा है उसी को टारगेट कीजिए। किसका ज्यादा है? इसका। कौन है ये? मोहनलाल। इससे खरीदेंगे हम, ठीक है। तो इसको बोलते हैं सिनेरियो मैनेजर। समझ में आ गया? आप लोग के सामने ना चीजें आएंगी, जब तक आपको पढ़ाई लिखाई का फायदा क्या हुआ? जो बचपन में पढ़ाई आपको 10th कराई, 12th कराई, इसको यूजर एक्सपीरियंस कहते हैं। चीजों को अनुभव करें, दिमाग में बनाएं उनकी छवि, उनको क्रैक करें, तो आगे बढ़े। अभी अगला आएगा, उसमें देखना, ठीक है? क्या सोचते हो तुम लोग? देखते हैं। ये कंप्लीट, कुछ पूछना है इसमें? अच्छा, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है यहाँ पर गोल सीक। तो गोल सीक क्या होता है? देखो, मतलब समझ में आ रहा है गोल सीक का मतलब? तो बताओ, हिंदी का अनुवाद करना है, हिंदी अनुवाद करना है। गोल सीक का मतलब क्या होता है? जो भी आपको समझ में आ रहा है, यानी लक्ष्य की तलाश।
लक्ष्य की तलाश। ठीक है, तो चलिए लक्ष्य की तलाश करते हैं भाई। तो यहाँ पर देखिए मेरे पास एक डाटा है सेम टू सेम डिट्टो, और ये डाटा मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। ये सेम कंपनी है, ये बैटरी बना के गाड़ी में फिट करती है। एक बैटरी को गाड़ी में लगाने का इनको पैसे मिलते हैं 7,950 रुपये, और ये महीने में 100 बैटरी फिट कर देती है। पता होता है सबको कि कितनी हमारी लागत है, कितना खर्चा है, तो इनको पता है कि इनकी डिमांड कितनी 100 है। एक बैटरी पे लागत आती है 2,000 रुपये की। इतना समझ में आ गया। अब यहाँ पर कुछ खर्चे वगैरह बता रहा हूँ। कंपनी का महीने का खर्चा है 15,75,000 रुपये। प्लांट का रेंट हो गया, मैनेजर की सैलरी हो गई, एम्प्लॉय की सैलरी हो गई, बिजली हो गया, भाड़ा हो गया, मशीन हो गई, इक्विपमेंट्स हो गया, मेंटेनेंस हो गई। तो खर्चा कितना है महीने का 15,75,000 रुपये। अब हम निकालेंगे कंपनी लॉस में जा रही है कि प्रॉफिट में जा रही है। कंपनी को टोटल रेवेन्यू कितना होगा, मैं सब कुछ शुरू से निकालता हूँ। अब हम निकालेंगे टोटल कंपनी को रेवेन्यू कितना हो रहा है। एक बेचती है तो 7,950, तो 100 बेचेगी तो तकरीबन 8 लाख रुपए। ये क्या हो गया, रेवेन्यू। टोटल खर्चा कितना है कंपनी का, एक पर खर्चा है 2,000 का, तो 100 पर खर्चा है 2 लाख का। अब निकालेंगे कंपनी का लॉस प्रॉफिट। तो कैसे निकलता है, जितनी भी इनकम है उनमें से सारे खर्चे माइनस कर दो, जो भी निकलेगा वही लॉस प्रॉफिट होगा। तो इनकम केवल यही है 795, इसमें से माइनस कर दो खर्चे। पहला खर्चा तो 2 लाख का है, अगला खर्चा 15,75,000 का है। तो कंपनी को भाई लॉस हो रहा है तकरीबन 10 लाख रुपए का। इतना समझ में आ गया केस आप लोगों को। अब सवाल ये है, तो मुझे ये बताओ डिमांड को कितना बढ़ा दें। किसको, डिमांड को। ये डिमांड का नंबर कितना है अभी, इसको कितना बढ़ा दें कि ये जो प्रॉफिट वाला नंबर दिख रहा है ना तुमको, ये प्रॉफिट कितना है, तो तकरीबन लॉस ही है 10 लाख रुपए का। आपको ये लॉस कवर करना है और इसको पहुंचाना है जीरो पे। क्या करना है, तो मैनेजर आपको क्या बोल रहा है कि डिमांड को कितना बढ़ा दें कि ये सारा लॉस कवर हो जाए। एक दफा में उत्तर दो, बताओ कितना। 800। अब बताओ, बताओ। अभी जो भी आप आंसर दोगे वो तुक्के मारोगे, आप क्या मारोगे। और आपका तुक्का भी ना, एक तो होता है वो देखो वो मान लो वो दिख रहे हैं क्या, 3 नंबर लिख रहा है, तुमको यहाँ बैठा दिया, तुमको एक वो देती सुई, और तुम बोलो 3 नंबर पे निशाना लगाओ, है। एक तो होता है 3 के अगल बगल लगा, अच्छा लगता है, तुमने मारा और वो जाके वहां लगा अगले वाले कांच पे। हाँ, सोच के देखो ये तो निशाना भी भेद नहीं पा रहे हैं, इतना जबरदस्त। अभी जो इसने उत्तर दिया ना 800, वो वही 800 बोला ना। एक तो होता है निशाना अगल बगल लगे, मतलब इतना परे सोचा आपने। अरे खुद दिमाग लगाओ ना, 100 की बिक्री पे 8 लाख रुपए की बचत हो जाती है। एक रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ, इसको मोटा मोटा समझा दो। 100 की बिक्री पे 8 लाख की बचत हो जाती है, कंपनी को लॉस कितना है, 10 लाख का है ना, तो तकरीबन 120 होना चाहिए बढ़त, तो 220 आना चाहिए। और तुमने क्या बोला, अरे मैं कह रहा हूँ तुम्हारा तीर यहाँ की बजाय ना वहां जा रहा है, तुम लोगों को यही तो नहीं समझ में आ रहा है इतनी देर से। पता है, मैंने कल भी बताई थी, जो व्यक्ति आपसे बहुत ज्यादा ऊपर होगा, जब आप उसके सामने कोई बात करोगे तो उसे मालूम है कि तुम कहाँ गलत हो, तुमको नहीं पता चलता है। 2 दिन से मैं यही ऑब्जर्व कर रहा हूँ तुम लोगों के साथ बैठ के, क्योंकि जब तो भीड़ रहती थी, बच्चे ज्यादा आ रहे थे, तो इतना ध्यान, अब तो एकदम खुले में दिखता है तुम्हारा, बहुत ज्यादा तुम इधर उधर जाते हो भाई। 800 बता, तुम तुक्का मारते हो पूरा गंदा वाला है, ऐसे मारते हो तुक्का, दिमाग तो लगाओ। 100 पे 8 लाख बच रहे हैं भाई, एक 7,950 का है, 100 डिमांड पे 8 लाख बच रहे हैं। अगर मैं 100 और बढ़ाऊंगा तो 8 लाख कवर हो गया, और 20 कवर करने के लिए 2 लाख और चाहिए। मोटा मोटा आइडिया ऐसे मारते हैं तुक्का, तुमने और 800, अब ये क्या था, इसमें बैठता भी नहीं है कहीं। लेकिन हमें एग्जैक्ट बताना है, क्या बताना है, एग्जैक्ट। तो यहाँ पर एक्सेल हमको एक फीचर देता है, क्या नाम है उसका, गोलसेक। तो गोलसेक का क्या काम होता है, टू फाइंड द वन अननोन वैल्यू फ्रॉम द सेट ऑफ नोन वैल्यू। तो कभी भी इस तरह का कोई टारगेट आ जाए जिसमें ये हमारी अननोन वैल्यू ये हमें नहीं पता है, लेकिन ये हमको पता है कि क्या सेट करना है, यहाँ पे क्या सेट करना है हमको, 0, और ये नहीं पता है कि क्या है, तो क्या लगेगा यहाँ पर, गोलसेक। समझ में आ गया, गोलसेक। तो इस तरह का फीचर या इस तरह का सिनेरियो, इस तरह का यूज केस अगर कभी किसी और जगह आए तो भाई गोलसेक लगा ले, लगाते हैं।
तो गोल सीक में 3 चीजें पूछेगा। ये क्या पूछ रहा है, पढ़ो अगर पढ़ सकते हो तो। यहाँ लिख रहा है सेट और उसके नीचे, यानी यहाँ पर आपको वो सेल सिलेक्ट करना है जिसमें आपको मालूम है कि क्या वैल्यू सेट करनी है। भाई पता है ना सबको कौन सा सेल है वो, क्या वैल्यू सेट करनी है वो बता दो। अब यहाँ पढ़ो क्या लिख रहा है, यानी यहाँ पर वो सेल बताना है जिसमें चेंज चाहिए आपको। चेंज कहाँ चाहिए हमें, इतना इजी है, समझ गए। अभी इसको चला लो, ओके कर लो, एक झटके में उत्तर आएगा। मैंने क्या बोला था, उत्तर तकरीबन 120 बढ़ेगी, है ना। हाँ, मोटा मोटा आ जाएगा ना। अब ये भी तो बैठा तुक्का। अरे तुम्हारा तुक्का कहाँ जा रहा था, 4 गुना अंतर है 800, कितनी बैठी 264। तो तुम्हारा तुक्का कहाँ जा रहा था, इतना जबरदस्त तुक्का किस काम का है। हमारा चलो 120 130 तो आसपास ही है, 200 की लाइन में है, 800 तो बहुत दूर है ना। तुम सोचो अगर कहीं पेपर में निशान भी लगा के होगा ना, ABCD इन विन तो गलत लगेंगे वो। सोच के लगाना है, ठीक है। पढ़ाई को ध्यान से पढ़ा करो। अभी कोई डाउट है यहाँ पे किसी का, कंप्लीट। चलिए अब एक आखिरी टॉपिक बचता है, उसको भी देख लेते हैं। So now the last topic is data table। अब डेटा टेबल क्या है, देखो अगर आप डेटा टेबल को नहीं भी पढ़ोगे तो जो काम आप अभी करने जा रहे हो वो काम आप उसके बिना भी कर लोगे, लेकिन डेटा टेबल को पढ़ने से वो जो काम आप करोगे मैनुअली वो काम बहुत तेजी से होगा, इसलिए डेटा टेबल को पढ़ना है। अब मैं आपको एक केस स्टडी यहाँ पे समझाता हूँ। एक मॉल है जिसका नाम है अल्फा सुपरमार्ट, उसमें खिलौने की छोटी सी दुकान है, सेक्शन जिसको बोलते हैं। उसके पास टोटल नंबर ऑफ टॉयज 150 है। उसमें जो दुकान का मालिक है वो डिसाइड करता है कि 60% टॉयज को मैक्सिमम सेलिंग प्राइस पर बेचेगा, यानी उनको हाई रेट पर बेचेगा, उनके अंदर बार्गेनिंग नहीं करेगा वो। तो एक दूसरी टेबल बना लेते हैं, और इस दूसरी टेबल में मैं यहाँ पर इस तरीके से बनाता हूँ क्योंकि अब दो रेट बनेंगे। 60% टॉयज अगर हाई रेट पर बिके जाएंगे तो बाकी के बचे हुए 40% टॉयज आधे रेट पर, जो भी हाई रेट हम तय करेंगे उसके हाफ रेट पर बेचने हैं। तो दो रेट बनाए हमने, मैक्सिमम वाला और एक मिनिमम वाला। यहाँ पर हम सबसे पहले निकालेंगे खिलौनों की संख्या। तो हाई रेट पर जो खिलौने सेल होंगे वो होंगे 150 का 60%, उत्तर आएगा 90। और बाकी बचे हुए खिलौने यहाँ पे निकाल लेंगे, वो बेचे जाएंगे लो रेट पे। तो वो कितना निकलेगा, 150 में से 90 माइनस करेंगे तो 60 आएगा। अब हाई रेट और जो भी लो रेट होगा ये कौन डिसाइड करेगा, मालिक। तो मालिक ने कोई एक रेट दे दिया, मान लीजिए उसने रेट दे दिया $60 का। हाई रेट कितना है, $60 है। तो लो रेट कितना हो गया, आधा। आधा बताया था उसने, आधा कर दीजिए। अब टोटल कमाई कितनी हुई है मालिक की, वो निकाल लीजिए। 90 खिलौने 60 के रेट से सेल किए गए तो 5401 आ गया, 5400। और अगर 60 खिलौने 30 के रेट से सेल किए गए तो 1800 ये आ गया। टोटल अमाउंट आपका 7200 तकरीबन आ जाएगा, आ गया। अब यहाँ पर एक टेबल मैं आपको देता हूँ और आपको ये पूरा टेबल भरना है। ये टेबल क्या है, आपको ये भरना है कि अगर खिलौने मैक्सिमम खिलौने अगर 60% हाई रेट पर बेचेंगे तो कितनी कमाई होगी। कमाई कितनी हुई, 7200, लिख दो यहाँ पे। अब मुझे आप ये बताओ अगर 61% खिलौने हाई रेट पर बेचे जाएंगे तो कितनी कमाई होगी, कैसे निकालोगे। 723, तुक्का बाजी लगाते हो तुम लोग टेक्निकली। बताओ कैसे निकलेगा ये सवाल। अगर 62% खिलौने हाई रेट पर बेचेंगे तो कितनी कमाई होगी, निकालो। ये सारा भरना है आपको, तो एक ही भर दो। हाँ 60 को कितना करना है, 61, कितना आ गया उत्तर, 7245। ऐसे ही हम क्या करेंगे, 62 को करेंगे, सिंपल तो उत्तर था इसका। और कितना आएगा उत्तर, 7290, यही तो था इसका उत्तर। लेकिन इस काम को पूरा करना है नीचे तक, और आपके पास समय है मात्र 10 सेकेंड। कर सकते हो, एक एक करने में तो बहुत टाइम लगेगा, तो इसीलिए उस फीचर को समझना है। करने को तो कर ही सकते हो ना इसको, लेकिन टाइम बहुत ज्यादा लगेगा, जिसका मैंने पहले ही जिक्र किया था।
तो अगर आप वो फीचर समझ लेंगे तो काम मिनटों में हो जाएगा। अब कैसे करना है उस काम को देखो। सबसे पहले क्या करो, इस टेबल में से जो फील्ड आपको यहाँ चाहिए उसको यहाँ कनेक्ट कर लो। तो इस टेबल में से कौन सा वैल्यू हमको चाहिए होता है यहाँ पे, ये वाला, तो इसको कनेक्ट कर लो, ऐसे इक्वल टू करके उठा लो, कनेक्ट हो गई। अच्छा, अब ये जो टेबल आपको दिख रही है जिसमें डाटा लाना है, इसी को डाटा टेबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? इस डाटा टेबल में कितनी कॉलम है? दो। तो ये डाटा कौन सी कॉलम में लिखा हुआ है? पहली कॉलम में। तो ये डाटा उठा उठा के आप रख कहाँ रहे थे? इस वाले सेल में। क्या नाम है इस सेल का? तो ये काम अपने हाथों से आप कर रहे थे, तो ये काम हम खुद ना करके एक्सेल से करवाएंगे। ठीक है, आप ये डाटा यहाँ रखते थे, फिर ये वाली वैल्यू यहाँ आती थी। ठीक है, ये काम अब अपने आप होगा। क्या करो, आप पूरी टेबल को सिलेक्ट कर दो। उसके बाद आप लोगों को जाना है डाटा टेबल पे, यहाँ पे मिलेगा डाटा टेबल, आगे बढ़ लो। अब ये डाटा टेबल में आप बताओगे कि डाटा उठाना कहाँ से, डाटा कहाँ से उठाना है हमको, रो से कि कॉलम से? कॉलम से। और कनेक्ट कहाँ करना है इसको? इतना करना है भाई बच्चों, अगर आपके दिमाग में आ रही है बातें। अभी ओके करो, काम अपने आप होगा। 10 सेकंड भी नहीं लगेंगे, 2 बटन दबाने के लिए चला गया सारा डाटा। किसी को भी वेरीफाई कर लेना, वेरीफाई कर दें। 69 पे 7,605 रुपए आ रहा है, चेक कर लो। 69 ये कितना आ रहा है? 7,605 रुपए, वही ये पहले ही दे चुका है। तो इसने झटके से एक क्लिक पर डाटा कर दिया। इसी को हम डाटा टेबल बोलते हैं। तो यहाँ पर आपका व्हाट इफ एनालिसिस खत्म हो जाता है।